हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन वालिया। कैसे हो आप लोग सभी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो 20 अगस्त 2023 को सीटेट का पेपर हुआ है, उसके अंदर जो ईवीएस पूछी गई है उस ईवीएस की पूरी डिटेल को समझेंगे, उस ईवीएस के उत्तर को जानेंगे, उस ईवीएस की आंसर की को समझाऊंगा मैं आपको पूरी तरीके से। क्योंकि देखो, जो भी ईवीएस आई हुई है, आपने अगर हमारी वीडियो देखी होगी तो सीटेट में जब हम लोग डाल रहे थे ईवीएस और ईवीएस पेडागोजी की, तो लगभग सारे क्वेश्चन हमारी वीडियो से आए हुए हैं। ठीक है, आप लोग चेक भी कर सकते हो हमारी वीडियो से। तो इसीलिए मैं बिल्कुल सटीक और सही आंसर आपको दूंगा अपने इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त होगी। तो इसमें से सबसे उपयुक्त क्रिया कौन सी होगी। क्या उपलब्ध सामग्री ईवीएस किट विकसित करना। देखो, ये सबसे सही आंसर हो जाएगा, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये बिल्कुल सही आंसर इसलिए होगा क्योंकि उपलब्ध सामग्री, जो भी हमारी सामग्री है, से ईवीएस किट विकसित करना, मतलब ईवीएस के क्रिएटिविटी पार्ट्स को विकसित करना। ये किट का मतलब होता है क्रिएटिविटी, मतलब हमारा क्रियाशील। तो ये इसका इसलिए सही आंसर हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात कर ले प्रश्न की, तो वो है कि ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन है। ईवीएस के लिए जो रचनात्मक आकलन है वो क्या है। सीखने के लिए आकलन और अधिगम के रूप में आकलन। तो सीखने के लिए आकलन और अधिगम के रूप में आकलन जो है हमारा ए और सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिएगा। तो अभी कथन यहाँ पर दिया गया है सबसे पहला कि ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी क्रियाशील रणनीति है। जी हाँ, सही है। उसके बाद इसका कारण दिया गया है कि क्षेत्र भ्रमण वस्तु और घटनाओं तथा स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देती है। याददाश्त मतलब एक अच्छी बात है, यहाँ पर याददाश्त को बढ़ावा दे रही है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है वो ए का सही व्याख्या करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है कि आपको कक्षा 3 से 5th के तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है तथा इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त होगा। देखो, यहाँ पर अपने पाठ्य पुस्तकों को चयन करना है बच्चों के लिए 3rd क्लास से लेकर 5th क्लास तक के बच्चों का। तो सबसे अच्छा एक मानदंड कौन सा होगा। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें हमारा कि पाठ्य पुस्तकों सचित्र विद्यार्थियों के लिए आकर्षित करना। सेकंड नंबर पर है पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए, मतलब बाल के उन्मुख, मतलब बाल के केंद्रित होनी चाहिए। सीधी सी बात यह है। तो बाल केंद्रित जब भी पाठ्य पुस्तक होगी तो बिल्कुल सही होगा। और ऊपर से इसमें एक और बात बोल दी गई है, लिंग, जाति, वर्ग, धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादियों तथा अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए। जितनी भी रूढ़िवादी चीज़ें हैं या फिर अपमानजनक चीज़ें हैं उससे फ्री होनी चाहिए बिल्कुल। तो ये इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन इसका आंसर अब बहुत बच्चों ने जो था कि ये भी लगाया था कि वस्तु में चित्र बड़े रंगीन होने चाहिए, या फिर ऑप्शन नंबर 4 भी लगाया हुआ कि भाषा सरल और विद्यार्थियों के मानसिक स्तर की होनी चाहिए। देखो, यहाँ पर मानसिक स्तर की होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है सही दी गई है। तो नंबर नेक्स्ट इसमें हम लोग देखें क्वेश्चन, तो निम्नलिखित कथनों को पढ़िएगा तथा सही विकल्प का चयन कीजिएगा। यहाँ पर अभी कथन पहला दिया गया है ए, तो वो है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषय कोई बजाय थीम दी गई है। देखो, ईवीएस की बजाय थीम जरूर दी गई है। प्राथमिक स्तर पर 6 थीम है हमारी, ये सही है बिल्कुल। ऊपर से कारण इसका दिया गया है कि विषय की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। तो ये चीज़ इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर शिक्षक भी दे दिया गया है, शिक्षकों के लिए ईवीएस थीम से सीखना आसान होता है। तो ऐसा गलत होता है, क्योंकि ये सिर्फ बच्चों के लिए होती है थीम, और बड़ों के लिए, शिक्षकों के लिए तो पाठ और योजनाएं होती है हमारी। तो इसलिए आर यहाँ पर गलत हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो ए सही है परंतु आर गलत है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है कि कक्षा 3rd के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सी सीखने का परिणाम अधिगम प्रतिफल नहीं है। तो यहाँ पर नहीं पूछा गया, तो कौन सा ऐसा नहीं होगा। तो कुछ स्थानीय इंडोर आउटडोर खेलों में नियमों का अवलोकन करना। देखो, ठीक है, बच्चों को आउटडोर इंडोर खेल खिलाने चाहिए। उसके अलावा कक्षा की दिशाओं की पहचान करना, ये भी सही है। यहाँ पर नंबर 2 है कि अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय देना, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये गलत हो जाएगा और ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखे गए अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज़ उठाना, ठीक है। तो यहाँ ये जो 3rd ऑप्शन है बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गलत, क्योंकि भाई हम लोग प्रश्न कर सकते हैं, जिज्ञासा उत्सुक कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग उत्सुकता बढ़ा सकते हैं बच्चों की, लेकिन ऐसे नहीं हो कि प्रश्नों के ऊपर या प्रश्नों के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाना, कहना कि भाई ये अच्छे हैं या बुरे हैं, तो उस चीज़ों के माध्यम से प्रश्न नहीं किए जाते।
प्रश्न सिर्फ बच्चों को सिखाने के लिए होते हैं, आगे बढ़ाने के लिए होते हैं, सही दिशा निर्देश में ले जाने के लिए होते हैं, ना कि अच्छे बुरे के तय करें। तो ये इसका गलत हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के ईवीएस पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य है। तो क्या इसमें सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि विषय की मूल अवधारणाओं की गहन जाँच विकसित करना। उसके अलावा सेकेंड है हमारा विद्यार्थियों को कक्षा के अधिगम के स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब भी कभी ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जहाँ इसका आंसर ये होगा कि विद्यार्थियों को कक्षा के अधिगम से बाहर के जीवन से उसको जोड़ना, तो उसका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। तो नंबर नेक्स्ट इसमें देखा गया कि श्रीमती शीतल ईवीएस की एक विभिन्न अवधारणाओं में समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं को कहानी और कविताओं का करना पसंद करती है, उपयोग करना पसंद करती है। तो इनके द्वारा कहानी और कविताओं का प्रयोग सबसे उपयुक्त तर्क है। तो क्या इसका सही तर्क होगा? क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसमें ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना तो साथ ही साथ विद्यार्थियों को स्कूल में आने से पहले उनको सुनाना। देखो ये चीज़ गलत हो जाएगा यहाँ पर, उनको सुनाना ये उनको सुनना, हाँ तो वो चीज़ गलत है कि उनसे रटवा के उनसे सुनना ये चीज़ें, तो ये गलत हो जाएगा। बी इसका सही है, सी सही है, डी इसका सही है। तो यहाँ पर ए बी सी डी इसका सही हो जाएगा नंबर। नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है देखो अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक योजना बनाती है। तो निम्नलिखित में से उसकी इकाई योजना का शीर्षक क्या होना चाहिए? तो जब वो योजना बना रही है तो उसका इकाई शीर्षक क्या होना चाहिए? उसकी योजना का परिवार से संबंधित है, तो परिवार के भीतर संबंध, या फिर सेकंड है परिवार संबंध, लिंग, भूमिका, व्यवसाय, बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक का। ये बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर, बिल्कुल सटीक है, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई है। परिवार के साथ में संबंध भी है, लिंग भी है, भूमिका भी है, व्यवसाय भी है, और बदलते समय में सामाजिक संस्कृति की इकाई के रूप में भी दिखाया गया है। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न को, तो वो है कि यहाँ पर दिया गया प्रश्न है कि एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकलित, या फिर हम लोग कह सकते हैं जिसे हम लोग सिंक्रोनस संप्रेषण जिसे कह सकते हैं, डायरेक्ट कम्युनिकेशन जिसे कहते हैं, तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन का चयन करना चाहती है। तो एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों से डायरेक्ट कम्युनिकेशन का एक क्या करना चाहती है, चयन करना चाहती है। तो निम्नलिखित में से उसे क्या चीज़ चुननी चाहिए? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, देखो इसका सही आंसर हो जाएगा कि इसमें हमारा हो गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फिर ऑनलाइन चैट, और सत्र हो गया फ़ोन कॉल हो गया। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे तो डायरेक्ट उससे जुड़े हुए हैं हम लोग। ऑनलाइन जब हम लोग चैट कर रहे हैं तो तब भी एक दूसरे से साथ में जुड़े हुए हैं। फिर सत्र जो करते हैं, सत्र मतलब सामने बैठ जो कोई सेशन होता है हमारा, और जब फ़ोन कॉल होती है तो वो भी बिल्कुल डायरेक्ट सामने जुड़ी हुई है। तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर का। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है कि ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका का बयान जो है वो प्रश्नों जो विद्यार्थियों को अपने साथियों के क्रियाओं से उनको विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो वो क्या होगा? देखो ध्यान रखेंगे, बात की जा रही है कि ईवीएस शिक्षण के दौरान जब एक शिक्षक का बयान जो है वो प्रश्न जो विद्यार्थियों को और अपने साथियों के क्रियाओं के से विस्तृत करने का प्रोत्साहित करे, तो वो कौन सा होगा? तो वो होगा खोजपूर्ण प्रश्न करना। तो जब खोजपूर्ण प्रश्न किए जाएंगे तो अपने ज्ञान को विस्तृत किया जा सकता है अपने साथियों के साथ में। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है कि यदि एक थीम रेलवे स्टेशन ईवीएस में सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा पूरा करेगा? तो थीम भोजन है, तो भोजन के साथ कौन सी थीम जुड़ेगी? तो वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर किसान, क्योंकि किसान से संबंधित है भोजन, क्योंकि भोजन का उत्पादन जो करता है वो किसान करता है, ना कि दुकानदार करता है। दुकान में तो सारी चीज़ें मिलती है, हमें कपड़ा भी मिलता है, जूते चप्पल भी मिलते हैं। तो ध्यान रखेंगे जब थीम हमारी यात्रा है तो वो रेलवे स्टेशन से संबंधित है, तो हमारा भोजन है किसान से संबंधित। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है देखो यहाँ पर कई चीज़ें आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, लेकिन मैं जब क्वेश्चन बोल रहा हूँ तो इसको स्पष्ट रूप से आप समझते रहना कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिएगा। अधिगम जो है, अधिकथन हमारा पहला है कि ईवीएस के दौरान सीखने को अवलोकित, पहचान, वर्गीकरण और आदि संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने का आवश्यकता है। जी बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल। और इसका जो हम लोग देखें जरा कि विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। जी हाँ ठीक है, ए आर दोनों सही है, और आर ए का जो है वो सही व्याख्या करता है। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें इसमें क्वेश्चन की, तो वो है कि एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय
किन पर जोर देना चाहिए, तो तो जब वो एक योगात्मक मूल्यांकन कर रहा है तो योगात्मक मूल्यांकन के दौरान वो उसे किस पर जोर देना चाहिए प्रश्न पत्र बनाते समय, तो वो हो जाएगा यहाँ पर प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट है। प्रश्न पत्र की सामग्री और कवरेज का उद्देश्य, ठीक है, क्या उद्देश्य होना चाहिए प्रश्न पत्र का हमारा, वो भी हमें पता होना चाहिए। ओके, नंबर नेक्स्ट इसमें हम लोग देखें जरा। एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करती है जिसमें एक अंडा पानी कि गिलास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर वह तैरता है, तो शिक्षार्थी की पूछताछ के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सी उपयुक्त व्याख्या दे सकती है। तो देखो ध्यान रखेंगे यहाँ पर ये डेंसिटी पर डिपेंड करती है सारी चीज़ें। अगर कोई चीज़ पानी पर तैर रही है तो पानी की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है इसका मतलब, और अगर कोई चीज़ पानी में तैर मतलब डूब गई है तो इसका मतलब पानी की डेंसिटी कम है उस वस्तु की कंपेयर में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही चला जाएगा, पानी के घनत्व के कारण अंडा तैरता है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है कि ओके बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि स्तंभ फर्स्ट है और स्तंभ सेकंड दिया गया है, तो उसमें मिलान करना है। जो जीरा है हमारा, वो जीरा तो सबसे छोटा होता है परंतु खुशबूदार भी होता है। इसके अलावा केसर जो होता है वो पीले रंग का होता है, थोड़ा सा लाल लाल कलर का भी होता है, मैरून कलर का। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करें, मिर्च जो है वो दक्षिण अमेरिका से आई थी, ठीक है। उसके अलावा लौंग जो है वो कील की तरह दिखाई देती है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट है। ओके, नंबर नेक्स्ट हम लोग देखें जरा, बंगाल की खाड़ी का तटस्थ राज्य कौन सा है। तो बंगाल की खाड़ी का तटस्थ राज्य अगर मैं कहूँगा कि बंगाल इधर एक ये हमारा जो है वो इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी में जो बिल्कुल लगा हुआ एरिया वो है राज्य, वो है उड़ीसा। देखो ध्यान रखेंगे, नीचे आता है तमिलनाडु, फिर हमारा आंध्र प्रदेश आता है, फिर उड़ीसा आता है, फिर उसके बाद आता है पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर ये जो पश्चिम बंगाल नहीं है, उड़ीसा दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। और केरल जो है कर्नाटक, वो दोनों के दोनों लग रहे हैं अरब सागर से। इसके अलावा जो तेलंगाना है वो बीच में पड़ता है यहाँ पर आंध्र प्रदेश से ऊपर की साइड। तो नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वह जंगल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा, तो सही कथन का चयन कीजिएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जरा कि कुडुक भाषा में तोरांग कहा का मतलब जो होता है वो जंगल होता है, सही आंसर है बिल्कुल, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इसके अलावा जो है झारखंड में ग्राम परिषद पंचायत लॉटरी के माध्यम से यह तय करती है कि इस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि देनी होती है, तो गलत हो जाएगा यहाँ पर। इसके अलावा जो है हमारा जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के लिए जो है लोगों को अधिकार दिलाता है कि वह कम से कम 15 वर्षों तक जंगलों में रह सकते हैं, 15 वर्ष नहीं 25 वर्षों तक रह सकते हैं, गलत हो जाएगा। उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी है कि मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जो है जंगलों के से जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और डी इज़ द राइट है, ए और डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर कहाँ है, ए और डी सेकंड नंबर पर ये रहा, ठीक है। तो नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है कि 24 ग्राम पर ml है ना घनत्व और 6 ml आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा। देखो ध्यान रखेंगे, जब भी अगर कभी ऐसे करके प्रश्न पूछा जाए तो वहाँ पर एक डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, घनत्व का फॉर्मूला होता है। तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मास मास हमारा ऊपर आ जाएगा और द्रव्यमान हमारा जो है, देखो घनत्व बराबर डी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम आ जाता है ना, तो मास अपॉन जो वॉल्यूम आ जाएगा हमारा, तो इसमें हम लोग इसकी वैल्यू रख देंगे, इनकी दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे 24 की और 6 से, और हमारा जो एम है वो निकल कर आ जाएगा, तो 144 ग्राम आ जाएगा निकल कर, ये सही आंसर हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है कि पौधों के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिएगा। तो जब मुख्य कार्यों पर विचार हमें करने हैं, तो वो है कि भोजन का उत्पादन तथा भंडारण करना होता है, सही है। ऑप्शन नंबर बी भी हमारा इसका सही है कि पौधों को शक्ति और सहारा प्रदान करना, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी है हमारा पौधों के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना होता है, सही है। तो ए बी सी ये जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें इसमें प्रश्न की, तो वो है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिएगा। तो अभी कथन जो हमारा दिया गया है सबसे पहला, वो दिया गया है कि दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। जी बहुत बढ़िया। संपीड़ित का मतलब होता है उससे छोटे से एरिया में, जब अगर उसका क्षेत्र, देखो आयतन बड़ा होता है गैस का, क्योंकि अब ज़्यादातर उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, तो जब उसे संपीड़ित किया जाता है तो संपीड़ित करने पर उस पर दबाव डालकर उसे एक जगह लाया जाता है, तो छोटी सी जगह पर आ जाएगा। उसके बाद क्या है कि कारण इसमें दिया गया है कि जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच में अंतराणविक बल, जैसे इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं, जो एक दूसरे को पास पास लाता है, तो अंतराणविक स्थान जो हो जाता है वो कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाती है, सही आंसर है। तो ए और आर जो है वो दोनों सही है, आर ए सही की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ वाला
बिल्कुल सही हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो इसमें ये होगा कि निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार कीजिएगा। हम लोग विचार करेंगे जरा। कथन ए है हमारा, मनाली में ढालू छतों वाली मजबूत बांस के खंभों से बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। तो जी ये तो असम का पार्ट है, तो गलत हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर मनाली भी दिया गया कि मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। देखो मनाली में बर्फ़बारी और बारिश होती ज़रूर है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी ज़्यादा ही कह रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ए और बी दोनों जो है वो गलत हो जाएंगे। ए और बी जो है दोनों गलत हो जाएंगे, ऑप्शन इसमें फर्स्ट चला जाएगा। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है कि रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है तथा यह क्रिकेट खेलने से कौन सी ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, उपयोग उसका होता है सबसे ज़्यादा। तो जब वो एक बॉलिंग करेगा, बैटिंग करेगा, फील्डिंग करेगा, तो उसके सही आंसर जो हो जाएगा मांसपेशी की ऊर्जा जो है वो उसकी एक सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाएगा। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है कि निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाई जाने वाली एक चावलों की सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपको हमारी वीडियो में मिल जाएंगे, क्योंकि अगर आप लोग चेक भी करोगे तो ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोरा जो है हमारा, वो चावल की किस्म होती है, थोड़ी सी डार्क से कलर की होती है, चिपचिपे हो जाते हैं चावल। तो ये है इसका सही आंसर। नंबर नेक्स्ट इसमें देखा है हम लोग जरा कि गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रम से स्थिति क्या है। देखो गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की सापेक्ष स्थिति पूछी गई है। जैसे हम लोग बात करें आपसे कि ये हमारा एक किस तरीके से इंडिया का मैप होगा, ये इधर गुजरात है और गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश पड़ेगा यहाँ पर, और ये पड़ेगा यहाँ पर आंध्र प्रदेश इस साइड में। तो यहाँ पर ये हो जाएगा उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात कर ले प्रश्न की, तो जब हम लोग ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है, जब हम लोग ईंधन जलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है, उसमें और प्रकाश होता है। क्योंकि कोयले को जलाएंगे, लकड़ी को जलाएंगे या फिर किसी भी गोहे को जलाएंगे तो क्या हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगी, उसमें भी मिलेगी हमें, प्रकाश भी मिलेगा। तो इससे ही आंसर हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट इसमें बात करें हम लोग जरा, बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने की वर्ष सबसे उपयुक्त होता है। तो अक्टूबर से दिसंबर तक होता है, सही आंसर हो जाएगा अक्टूबर से दिसंबर होता है। नंबर नेक्स्ट इसमें हम लोग देखें जरा प्रश्न को, तो वो है सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर जैसे हम लोग देखें जहरीले, देखो इसमें गलत छांटना में कोई है ना, तो जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं, ठीक है जी बिल्कुल। उसके बाद क्या है कि वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं, तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल यही गलत है। ऑप्शन नंबर और पढ़ लेते हैं कि वे अपने भोजन को शिकार को पूरा निगल लेते हैं, सही है। ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि इसमें सांपों के दांत जो है वो नुकीले होते हैं, ठीक है। तो इसमें वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं, बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट हम लोग देखें जरा प्रश्न को, तो वो है कि कांस्य एक मिश्र धातु है, ठीक है, सभी को पता है कि ब्रॉन्ज एक मिश्र धातु है। तो निम्नलिखित में से किनको पिघलाकर बनाई जाती है, तो वो है हमारा टीन और कॉपर को आपस में पिघलाकर फिर क्या करते हैं हम लोग, कांसे का निर्माण करते हैं, भट्टी में इसको जलाते हैं बहुत टाइम तक, तब जाकर ये बनता है हमारा कांसे। और कांसे का प्रयोग करने वाले पहले लोग थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रश्न की, तो वो है कि निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन का चयन कीजिएगा। तो हाथियों के बारे में दिया गया है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन जो होता है 100 किलोग्राम होता है लगभग, ऐसे गलत हो जाएगा, बिल्कुल 200 ग्राम होता है लगभग। उसके बाद है बी कि वयस्क हाथी एक दिन में लगभग 200 किलोग्राम अधिक से पत्ती खाता है, तो गलत हो जाएगा ये भी, वो 100 किलोग्राम पत्ती और झाड़ियाँ खाता है। उसके बाद है हमारा कि हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते हैं और वे दिन में 4 घंटे लगभग 2 से 4 घंटे सोते हैं, तो बिल्कुल सही है ये वाला। और ऑप्शन नंबर डी भी बिल्कुल सही है कि हाथी कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करते हैं, तो इसका हमारा आंसर सही चला जाएगा, सी और डी इज़ द राइट है, नंबर सेकंड COD। तो ये थे इसके सही आंसर। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आगे भी हम लोग आपकी सहायता के लिए बेहतर से बेहतर एक टीचिंग से संबंधित एक वीडियोज़ लेकर आएंगे। तो एंड थैंक यू सो मच।